दोस्तों, एनल फिशर का मतलब होता है पॉटी करते समय भयानक जलन होना। अब क्योंकि एनल फिशर के पेशेंट मेरे पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं आज के डेट में, तो एक एनल फिशर के पेशेंट से बात करते हैं। पेशेंट एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, समय पे डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो अपनी केसेस को बढ़ा देता है। पहले पेशेंट की कंडीशन आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि पेशेंट किस लेवल तक अपनी कंडीशन को बढ़ा देता है। ये कंडीशन देखिए। ये मरीज का हम लोग इंटरनल एग्जामिन कर रहे हैं। 2 फ्रेम आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले फ्रेम में आप पेशेंट की पाइल्स की कंडीशन देख रहे हैं, फूले हुए हैं, ये ग्रेड 2 पाइल्स है। नीचे वाले फ्रेम में आपको पाइल्स के साथ आपको एक एनल पेपिला भी दिखाई दे रहा है, लंबा सा है। ये सब कॉन्स्टिपेशन से होता है। बाहरी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा एनल टैग है इनका, सेंटिनल पाइल बोलते हैं इसको। ये बड़ा है, साथ में इनको क्रॉनिक फिशर हो रहा है, बुरी तरह घाव हो रखा है, एनल बुरी तरह फटा हुआ है इनको। तो इनको बहुत ज़्यादा पेन है, ब्लीडिंग होती है। तो ये प्रॉब्लम इनको कई सालों से है। दोस्तों, ये पेशेंट हमारे सामने बैठे हैं। इनको क्रॉनिक फिशर काफ़ी बड़ा घाव था और लार्ज एनल टैग, लार्ज सेंटिनल टैग इनको एनल पे हो गए थे। तो क्रॉनिक फिशर था, सेंटिनल टैग था और इंटरनल पाइल्स भी था इनको। सो कल ही हमने ओटी करी है इनकी और आज 24 घंटे हुए हैं। इनसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि इनको कोई तकलीफ है कि नहीं। तो कल हमने आपकी ओटी करी थी, आज पेन तकलीफ है तो बताओ। नहीं, अभी तो कोई अभी तक तो कोई भी पेन नहीं है। लास्ट कल भी जब सर्जरी हुई थी उसके बाद भी कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चला कि कैसे। कल भी आपको पेन की गोली खानी जरूरत नहीं पड़ी? ड्यूरिंग सर्जरी पेन की मैंने तो नहीं, पहले भी हुआ था तो पाइल्स का, तब उसमें भी ली थी और अभी कल भी जरूरत नहीं पड़ी। बैठने में उठने में ऐसे कोई वो नहीं है। बस ये बैंडेज लगी थी तो लग रहा था कि बैठने में थोड़ा कंफर्टेबली बैठो, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। पेन की मेडिसिन नहीं ली मैंने कल से आज तक। सो कह सकते हैं हमारी मेहनत सफल हुई। तो दोस्तों, इनका हमने कोविडिन मशीन से इनका सेंट्रल टैग रिमूव किया था। LAS सर्जरी करी थी फिशर में और इंटरनल पाइल्स में हम लोगों ने 4 सूत्र वगैरह किया था। तो सबसे पहले ये पूछते हैं पेशेंट को ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्यों इनको फिशर बना, क्यों इनको टैग हुआ, क्या गलती करते हैं पेशेंट। तो आपको सबसे पहले बताओ, ये एनल टैग जो इतने बड़े थे ये कब पता चला आपको? ये शायद 2-3 साल हो गए। पर अभी रेंडमली गए जब आपका पेट खराब होता है ना, तो आपको थोड़ा सा मोशन में दिक्कत आती है, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मली सब हो रहा है तो फिर आपके अगर वो टैग बन भी रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको इतना फील नहीं होता क्योंकि आपका मोशन पास हो रहा है और मोशन के टाइम पे आप उस बॉडी पार्ट को यूज करते हो। एंड कोई पेन वगैरह कुछ नहीं होता? कोई पेन नहीं। बस ये रैंडमली साल में कभी हो गया, कभी कुछ खा लिया बाहर का या फिर तो उससे गैस बन गई या फिर थोड़ा मोशन स्टूल थोड़ा टाइट हो गया, तो उसके चक्कर में थोड़ा फील होता था। मैंने कि 5-7 दिन रहता था रैंडमली और उसके बाद फिर ब्लीडिंग वगैरह कम हो जाती थी तो नॉर्मल अपना मोशन चलता है। कोई जलन पेन हल्का सा भी नहीं होता था? जलन होती थी, वो एक वो आपने जो दिखाया ना कि वो अलग से वो बाहर निकला हुआ था मांस से, तो वो चलने में तो फील होता था। बट ये कि इसको कभी इतना ज्यादा सीरियस लिया नहीं क्योंकि मेरे को लगा शायद तो ऐसे नॉर्मल होगा। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने हजारों पेशेंट देख रहे हैं, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। सीरियस वो इंडियन है ना, हमारे को जब तक वो आती जब तक वो उस पर नहीं आती है तब तक हम करते नहीं कुछ भी। अभी के रिसेंटली हुआ था तो मेरे को 5-10 दिन तो मैंने फिर भी इग्नोर करा था कि 5-10 दिन की भी नॉर्मली उसको ब्लीडिंग वगैरह हुई जो नॉर्मल होता है, कभी 6-7 महीने में हो गया, साल में एक बार हो गया, तो वो मैंने इग्नोर करा था। फिर मैंने मनीष है जो उसने आपसे 2-3 साल पहले कराई थी सर्जरी, तो उससे कंसल्ट किया तो उसने मुझे एक बार दिखाए थे रैंडमली आया आपने, फिर उसका इशू की सीरियसनेस बताई कि कैसे कैसे इसका ये क्या इसके वो है, तो फिर मुझे लगा कि कराना पड़ेगा क्योंकि अभी क्या है, अभी यंग एज है तो ऐसा कोई वो नहीं आएगा, कल को ज्यादा हो जाएगा, फिर पीछे फैमिली भी है और भी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ये चीज पेशेंट को हर वक्त सोचना चाहिए। अब जैसे 3 साल आप बता रहे हो, ठीक है ना, और आपको बीच बीच में हल्का पेन था, लेकिन आप कभी ब्लीडिंग भी थी आपको? ब्लीडिंग होती थी, पर वो मेरे को लगता था शायद कि जैसे जो उसका एनल का जो पार्ट होता है ना, उसमें शायद कभी हमारे नाखून लग जाते हैं, उससे तो उससे कट बन जाता है, वो सेंसिटिव पार्ट है, तो शायद में भी कट लग गया या फिर वो लग गया, नेल लग गया, तो उसकी वजह से वो ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग मुझे लगता था इंटरनली नहीं है, आउटसाइड है। बट एक चीज बताइए, फिर भी पेशेंट एग्जामिन के लिए डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाता है? पहला तो ये कि इसका डॉक्टर ही नहीं पता कौन सा डॉक्टर बेस्ट है इसका, मतलब किस के पास जाना चाहिए। जैसे आपको हड्डियों के डॉक्टर का पता है, जनरल फिजिशियन का पता है, इन सबका तो ये डॉक्टर ही नहीं पता। पहले तो लोगों को इतनी वो, इवन मेरे को भी नहीं पता कि इसका कौन सा डॉक्टर है। तो ये कि मेरे 2-3 दोस्तों ने ये ट्रीटमेंट कराया है तो उनसे मैंने कंसल्ट करके कर लिया, वरना मैं भी अभी गूगल पे सर्च मारता कि इसका डॉक्टर एक्चुअल में है कौन। ओके, हमें तो यही नहीं होता कि किस डॉक्टर के पास जाना है पहले तो।
ओके, सो यहाँ से ये समझ में आया कि ये कंफ्यूजन एक है कि पेशेंट को समझ नहीं आता कि किस डॉक्टर के पास जाए। हाँ, क्योंकि जो तो कोई जनरल फिजिशियन से भी कंसल्ट नहीं कर पाए थे? नहीं थे आपने? जनरल फिजिशियन से नहीं करा, सर मतलब कंसल्ट नहीं करा जनरल फिजिशियन से। जैसे हमें लगता है ना कि नॉर्मल कभी रेंडमली किसी को ब्लीडिंग हुई, कुछ हो गया, तो जो पेट साफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बहुत तरह की चीजें, तो नॉर्मल केमिस्ट से मेडिसिन ले ली, केमिस्ट से मेडिसिन दे दी, अभी हो गया 2 दिन बाद। तो आप भी ऐसे करते थे, केमिस्ट से ले लेते थे? केमिस्ट से मैंने ली नहीं आज तक, बट लेकिन नॉर्मल मेरा हो जाता था। मैं थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा अपने आप नेचुरल तरीके से? नेचुरली मैं केयर करता था, थोड़ा खाना लाइट खाना, और थोड़ा स्टूल मतलब मतलब इतना हैवी ना आए, लिक्विड ज्यादा लेना। लिक्विड मैं जनरली भी ज्यादा लेता हूँ, बट एक उस टाइम पे मैं और ज्यादा लेता था। तो कुल मिला के ये कि आप पहले बाहर मेरे पास आए, उससे पहले किसी डॉक्टर से आपने सलाह? फर्स्ट टाइम ही आया हूँ मैंने आपकी, एक्चुअली फर्स्ट टाइम भी आया हूँ। और दूसरा क्या है कि वो फ्रेंड ने कराया हुआ है ट्रीटमेंट, तो ट्रस्ट तो ऑलरेडी डेवलप ही है। किसी नोन के थ्रू आना और डायरेक्टली आने में थोड़ा फर्क पड़ता है मुझे। अगर मैं डायरेक्टली आता, आप मेरे को सजेस्ट करते तो शायद मैं 2 जगह और जाता, बट यहाँ पे क्या फ्रेंड के थ्रू कराया, तो फ्रेंड ने कराया हुआ, उसका मैंने देखा है उसका इंप्रूवमेंट, क्योंकि उसको भी पहले इशू होते थे। तो मेरे को ट्रस्ट तो पहले से हो गया डेवलप। आपने बोला तो हमने नेक्स्ट डे, आपने फ्राइडे आपने एग्जामिन किया था, मंडे और ट्यूसडे हमारी सर्जरी स्टार्ट हो गई थी, पहली सर्जरी, और सैटरडे दूसरी सर्जरी होगी। आई थिंक अभी 2 वीक भी नहीं हुए। तो पहले हमने इनका इंटरनल पाइल्स किया था, एंड उसके आई थिंक हमने 1 हफ्ता शायद, हाँ फ्राइडे मतलब ट्यूसडे हमारा इंटरनल वाला हुआ था, सैटरडे हमारा दूसरे वाला हुआ देन था। हमने इनका फिर ये फिशर की हमने सर्जरी करी है। और देख सकते हैं पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं है, हालांकि फिशर में बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट का, सर्जरी के बाद भी पेन हो रहा होता है पेशेंट को, बट पेशेंट की चेहरा देख के आप समझ सकते हो कि इनको बिल्कुल भी पेन नहीं है, बिल्कुल जीरो पेन हो रहा है। नहीं, पेन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लिटरली नहीं। पेन नहीं है, बैठने उठने में कहीं इनकी कंडीशन आपने देखी हो तो इनकी बहुत ख़राब हालत थी, बहुत ज़्यादा घाव था, ब्लीडिंग भी हमने नोटिस करी है, और टेक्निकली बहुत पेन होता है इसमें। और ये रिमूवल करने के बाद हमने बहुत संभल के आराम से प्यार से इनका किया था, ताकि पेशेंट को रिजल्ट अच्छे मिले, पेन ना हो और पेशेंट फाइनल हील हो जाए, तो जैसा भगवान ने उसको दिया है वैसा हम उसको वापस कर सकें, ये हमारी पहली कोशिश होती है। एनीवे, इसमें मैंने ये समझाने की कोशिश करी है, जैसे अक्सर मैं वीडियो में देखता हूँ कि पेशेंट को जब इशू माइनर होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है, या फिर जैसे आपने सुना कि डॉक्टर को, पेशेंट को पता ही नहीं कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो एक रिक्वेस्ट मेरी सभी से ये है कि एनल में भले ही हल्की सी दिक्कत हो या कोई भी डिजीज हो, सलाह जरूर लेनी चाहिए, समय पे सलाह लो। समय पे सलाह लोगे तो शायद वो मेजर सर्जरी से आप बच जाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ऐसा कुछ क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे आपकी सर्जरी हुई है, यानी जो भी था पेनलेस हुआ, बट ऐसे कई सारे पेशेंट होते हैं जिनको सर्जरी के बाद बहुत पेन बढ़ जाता है या एनल डैमेज भी हो जाता है, बट क्या गलती करी आपने, और उस पेशेंट को आप कैसे सजेस्ट करोगे कि आपने जो करी है वो ना करे, कैसे अपना वो ध्यान रखें? एनएल में आपको हल्का सा भी पेन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसल्ट करें डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन है किसी से भी। और अगर ब्लीडिंग तक बात आती है तो आप इमीडिएट जाना चाहिए, ब्लीडिंग तक तो आप वेट ही मत करो। तो जनरल फिजिशियन से आप कंसल्ट करोगे वो आपको बताएंगे क्या इशू है, या तो स्टमक का इशू है, क्या इशू है, जो भी मतलब आपको बताएंगे। और ब्लीडिंग में तो आपको इमीडिएट ही जाना है। ब्लीडिंग अगर एक बार भी हो गई तो उसके बाद आपको नहीं रुकना है, क्योंकि वो ब्लीडिंग एक बार हो गई तो फिर वो आपका प्रोसेस बनती जाएगी, वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा कि एक बार चलो हो गई आपकी, कुछ दिन बाद अपने आप बंद हो गई, चलो ठीक है, फिर उसके बाद फिर दोबारा आपका कभी स्टूल हैवी हुआ तो उसके तक जैसे मेरे लोग अलग से जो बन गए थे मास से, वैसे ना बने, तो उससे बेटर ये कि आप इमीडिएटली चलो। आपको ऐसा कुछ लगा कि मेरे खाने पीने लाइफस्टाइल में भी कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ? लाइफस्टाइल में हो सकते हैं होपफुली, मतलब एक्चुअली बाहर का तो होता ही है हमारा, नॉर्मली ऑफिस वगैरह में हमारा जो काम है बैठने का ही है, सिटिंग का, कंप्यूटर सिटिंग का काम है। तो कभी 8 आवर्स भी होते हैं, कभी 10 आवर्स भी होते हैं, 12 भी होते हैं जनरली। तो अपना प्रोफेशनल है, तो उसमें क्या है कि हमारा खाने का तो घर से तो बंदा एक ही बार का लेके आता है, लंच लेके आता है, तो उसके बाद फिर आपका होता तो बाहर का ही है। तो बाहर का जितना भी ये ऑयली खाना ये सब है वो तो बेकार ही है, या तो आप खाओ तो अच्छी जगह से खाओ। अगर ये रेडी और इन सब से खाते हो तो सेम ऑयल वो आपका रिफाइन, वही बार बार रिफाइन करके उसी को तल कर करते हैं, तो वो तो आपका ऐसा चलता था? हाँ, बाहर का खाना चलता था, मतलब हाँ रेंडमली चलता था बाहर का। देन आपको फिर लगा कि मुझे थोड़े डाइजेस्टिव इशू हैं, मुझे पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा। बट मैं क्या करता था, अभी थोड़ा सा जब मेरे को इशू होते थे तो मैं ट्यूसडे फास्टिंग पे रहता था। मैं ट्यूसडे मतलब फूड्स पे या फिर लिक्विड पे बस ओनली। मैंने लास्ट 2-3 साल से ट्राई करा है, तो बैलेंस एक मेंटेन हो जाता है कि 6 दिन आप गंदा खा रहे हो, एक दिन आप बिल्कुल ही नहीं खा रहे, तो थोड़ा शायद बैलेंस मेंटेन हो जाए। वो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, बाकी वो एक दिन एनीवे, इस दौरान जो भी हमने आप लोगों को टीच किया, आपको वो समझाया, अभी आप तो चलो आप अगले 15 दिन में आप पूरी तरह रिकवर हो जाओगे, लेकिन अभी फ्यूचर में आप कैसे अपना ध्यान रखेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे? फ्यूचर के लिए ये कि थोड़ा डाइट अच्छी रखेंगे,
लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेंगे, बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, प्लस वो मोशन ना हो, तो उसके लिए अच्छा खाना खाएंगे, फाइबर वाला खाना खाएंगे, फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए वहाँ, मतलब डेली डाइट में। डाइट जितनी अच्छी होगी तो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। वही देसी इलाज वही है, खाना अच्छा खाएंगे तो अच्छा अपना बॉडी रहेगी। तो क्या आप जब आपने कहा 12-12 घंटे जॉब होती है, तो क्या उसमें अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकाल पाते हैं, कुछ वर्कआउट, रनिंग, ऐसा डिपेंड कुछ? करता है, मतलब वही जैसे हमारी डेट्स चलती हैं, लास्ट डेट्स वगैरह, तो उसमें टाइम कम मिलता है, मतलब उसमें खाने का जो भी ऑफिस है वहाँ पे कुछ जिम का सेटअप नहीं लगा? जिम की ऑफिस में भी कुछ नहीं, ऐसा है? हमारा कॉर्पोरेट टाइप नहीं है, हमारा तो नॉर्मल वो फर्म टाइप है, तो उसमें वो नहीं है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है जिम वगैरह का, ये गुड़गांव वगैरह के लिए है, क्योंकि गुड़गांव में स्पेस ज़्यादा है, दिल्ली में जनरली इतना है नहीं। बाकी जिम वगैरह का भी मतलब पहले जाते थे, तो पहले क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे, अब वो थोड़ा बंद हो गया क्योंकि सारे इधर उधर हो गए। आपका जो ऑफिस आवर था उसमें टाइमिंग क्या होती थी आपकी ऑफिस जाने की, फिर लंच, डिनर? ऑफिस आवर्स में 9 o'clock घर से निकलना, मतलब 10 अराउंड पहुंचना, देन उसके बाद आपका लंच हो जाता हमारा 1 से 2, या फिर कभी कभी अगर कुछ है तो 2 से 3, 3 से 4 ऐसे भी हो सकता है। बाकी शाम के टाइम पर हम 5-6 बजे कुछ मंगा लेते थे, देन फिर रात को घर पे आके डिनर। वो कितने बजे तक डिनर खाते हैं आप? डिनर डिपेंड करता है, वो मतलब एक्चुअली वाइफ भी आते हैं, तो वही कभी 9 बजे भी हो गया, कभी 10 बजे भी हो गया, ओके। तो वो थोड़ा सा रहता है। डिनर का भी हमारा क्या है कि मैं वो वाइफ भी आती है, तो शाम को बनाने में थोड़ा सा दोनों ही हो जाते हैं। Then सोते सोते कितने बज जाते हैं? सोते सोते जी आराम से 11:30-12, तो सुबह मॉर्निंग में उठते उठते 8-8:30, फिर उठो भागो ऑफिस, फिर दोबारा वही सेम रूटीन। ये थोड़ा मुश्किल होता है कि जो हमारी जीवन शैली होती है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट वाली लाइफ होती है, बड़ा हेक्टिक होता है, तनाव भी होता है इसमें। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, मतलब ऐसे ही। तो ये, हाँ, ये जो लाइफस्टाइल है यही हमें बीमार कर रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करें ये थोड़ा सोचना चाहिए। मेडिटेशन थोड़ा हो सकता है इसका, ये बेस्ट पार्ट मेडिटेशन के लिए, थोड़ा लाइफ को थोड़ा करने के लिए। थोड़ा सा जल्दी सो सकें, थोड़ा और जल्दी उठ सकें, एंड टाइम नहीं है एटलीस्ट आधा घंटा दौड़ के आएँ, वर्कआउट थोड़ा सा हो, ठीक है। देन हम अच्छा नाश्ता खा रहे हैं, फाइबर से भरा हुआ, फल फ्रूट हो या हरी सब्जियां जो भी हो। देन सारा दिन सिटिंग कर रहे हैं हम लोग, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सिटिंग कर रहे हैं, काम ऐसा है, मेहनत नहीं हो रही है, तो इसका असर पेट पे, डाइजेशन पे पड़ता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करो, सीढ़ी से चढ़ो, या लंच कर लिया, लंच के बाद आप एटलीस्ट 2 किलोमीटर टहल के आओ। ये कुछ चीज़ें करनी चाहिए ताकि डाइजेशन, लॉजिक ये है कि खाना भी हम लोग हेल्दी खा रहे हैं और हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव हो, ताकि पेट मॉर्निंग में खुल के साफ हो। जब ये सिर्फ सही चलेगा तो फिशर या पाइल्स कभी भी नहीं बननी चाहिए। खाने तो के बाद ये, वो 100 हाँ, steps तो ये का- सॉल्यूशन जिसकी जैसी ज़िंदगी है, जो जॉब है, उस हिसाब से उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे वो करे। एनीवे, आप आई होप आप जल्दी हम आपको रिकवर कर सकें और आप भविष्य में अपना काफ़ी अच्छा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू।